टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। फंक्शन को कहाँ से शुरू किया है? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल से। रोशन कुमार बोल रहे हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल से। शुरू से मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, शुरू से ही शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से आदित्य कुमार बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। अब मुझे कुछ देर का टाइम देना है। अब मैं बोलूंगा, फिर आप लोग को सेट, हम लोग पहले से जानते हैं सेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहां पे शुरू करूंगा सेट से, फिर आप लोग समझेंगे। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन कोई भी एलिमेंट का, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो सेट को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर समझने के बाद रिलेशन समझेंगे, और रिलेशन समझने के बाद फिर फंक्शन समझेंगे। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा। पहले हम लोग सेट सीखेंगे थोड़ा सा, फिर दूसरे नंबर पे ऑर्डर्ड पेयर सीखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे रिलेशन सीखेंगे, तब चौथे नंबर पे फंक्शन पे आएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत आगे बढ़ते हुए हम लोग फंक्शन पे आ जाएंगे। लेकिन कनेक्शन पता होना चाहिए कि सेट हमें पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम लोग फंक्शन सीखते हैं। तो ऑर्डर में सीखने से अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले सेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेट क्या होता है? सेट जैसा कि मैंने बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। एक सेकेंड, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा अच्छे से हो जाए, काहे कि बाद में भी कभी आप लोग देखेंगे तो कुछ भूले नहीं, सब कोई अच्छे से सीखे। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट ये कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ भी हो सकता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए पहले। तो जैसे कोई एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा। एक सेट ए है, हम सेट को कैपिटल लेटर से ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें क्या क्या एलिमेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए पहली बात। तो जो एलिमेंट है वो क्लियर कट दिखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड कनेक्शन नाम ही है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो एलिमेंट होंगे वे वेल डिफाइंड होंगे, पहले से पता होंगे सही से। तो हमने एक ले लिया एलिफेंट, ये एक मेरा एलिमेंट है। कुछ मिठाई ले लो, ये भी एक एलिमेंट है। कुछ बुक्स ले लो, ये भी एक एलिमेंट है। कुछ कॉपी ले लो। तो ये सब जो हमने लिखा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये कलेक्शन को हम कह रहे हैं कि एक सेट है ए। ये इस तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए।
हम लोग के पास बहुत सारे सेट्स होते हैं जो पॉपुलर हैं, तो पॉपुलर सेट्स का मैं नाम बता रहा हूं। जैसे पहला पॉपुलर सेट्स है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो n जो है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं n इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 ये सारे नंबर जहां तक खत्म हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं सही कह रहा हूं? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद ये तो पहला सेट हुआ। जो स्टैंडर्ड है, जो बहुत पॉपुलर है, उनका मैं नाम बता रहा हूं सेट्स का। दूसरा है होल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर। थोड़ा सा शुरू में क्लास बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारा कनेक्शन समझ में आ जाएगा और फिर मैथ्स को आप इंजॉय कर पाओगे। और नहीं तो छोड़ छोड़ के सीखोगे कि डायरेक्ट हम फंक्शन ही सीखने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, फिर बहुत मज़ा आएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, होल नंबर क्या होगा? 0 इसमें इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, बाकी सारे नंबर गिनती के नंबर होंगे 0 1 2 3 सब, ये सब होते हैं। तीसरा, मैं सब नहीं लिखूंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। जेड, ये भी एक सेट है, इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स मतलब बिना दशमलव वाला नंबर। इंटीजर्स मतलब जैसे कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 -3 -2 -100, ये सारे इंटीजर्स हैं। इसमें जितने भी आएंगे सब। अगर मैं लिखूं जेड माइनस, तो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अगर मैं लिखूं जेड प्लस, तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव वाले नंबर, निगेटिव वाले। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वाले। बात समझ में आई? ये सब पॉपुलर सेट्स के नाम मैं बता रहा हूं। क्यू हम लोग किसको कहते हैं? क्यू है रेशनल नंबर, रेशनल। रेशनल नंबर जानते हैं आप लोग? P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए। देखिए इंटीजर, यहां पे ऐसे लिख दो, जेड, जेड बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर होना चाहिए। P Q का HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि Q रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग इसी को कहते हैं जहां पे P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जैसे 1/2 ये रेशनल नंबर है, ये बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर हैं, HCF भी 1 है, Q 0 नहीं है। तीनों बात फुलफिल हो रहा है, ये पहला बात, ये दूसरा बात और ये तीसरा। जब तीनों बात फुलफिल हो जाए तो हम लोग इसको कहते हैं रेशनल नंबर। अगर मैं बोलूँ पाई क्या है, पाई रेशनल है कि इरेशनल, तो ये है इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। कोई बोलेगा कि भाई पाई तो हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, पाई इक्वल टू 22/7 होता है। कोई बोल रहा है, जो ऐसा बोल रहा है वो समझो गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग काम चलाने के लिए ऐसा लिखते हैं। पाई जो है वो लगभग 22/7 के करीब है, इक्वल नहीं होता है। वो काम चलाने के लिए हम लोग मैथ्स में पाई को 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होता है। ऐसे और भी सेट्स होते हैं, जैसे आई को हम लोग कहेंगे इरेशनल,
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पाई इरेशनल है, ई हो गया इरेशनल, ई हम लोग जानते हैं ना 2.7, ये पाई का वैल्यू 3.141, ये सब के सब इरेशनल है। तो इनके अगर कलेक्शन कर लोगे तो वो बन जाएगा इरेशनल का सेट। उसी तरह आर कहीं लिखा हुआ है तो इससे समझ जाना है रियल नंबर, रियल नंबर का होगा सेट। ये रियल नंबर मीन्स जो रियल लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। रियल लाइन हम लोग बचपन में सीखते आए हैं, ये रियल लाइन है, इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है, -10 भी है, सब है। इधर प्लस इन्फिनाइट तक है, इधर माइनस इन्फिनाइट तक। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रियल लाइन नंबर। रियल लाइन नंबर पे जो भी नंबर हम लिख पाएंगे उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जो इस लाइन पे हम लोग डिनोट नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं कि वो रियल नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि √-2 इस लाइन पे बताओ कहाँ पे है, तो हम नहीं बता पाएंगे, इस लाइन पे ये होता ही नहीं है कहीं पे। तो √-2 जो है ये रियल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि √2 इसमें कहाँ है, तो √2 है इसमें। √2 जो है लगभग इधर कहीं होता है, √2 इधर कहीं होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि √2 जो है वो रियल नंबर है। बात समझ में आई? तो रियल नंबर के बहुत टाइप होते हैं। रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। रेशनल भी रियल है, इरेशनल भी रियल है, सारे नंबर रियल होते हैं। जो नंबर रियल नहीं होते हैं उनको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी और रियल को मिला देने से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, अगर कोई लिख रहा है कि 2 + √-2, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो अलग चैप्टर में है, वो हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे। एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग बार बार सिंबल का, बहुत सारा सिंबल का यूज करेंगे। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब उसमें है। जैसे कोई एग्जांपल बोलता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस जगह से रहते हैं, तो बिलोंग्स टू वहां पे यूज करते हैं। वैसे ही इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। जैसे 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, 5 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। 5 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल को हम लोग क्यू कहते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। 5 रियल नंबर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जेड इंटीजर है तो है, जेड पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये इनका नोटेशन है। तो जहां कहीं भी आप ऐसा देखेंगे तो इससे आपको समझ जाना है कि ऐसा लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है, ई जैसा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जब ये बात समझ में आ गई तो इसका ठीक उल्टा ऐसे लिख के ऐसे काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रहा है उसमें, वो नहीं। और भी बहुत सारे सिंबल हैं। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब वहां पे है वो, देयर एग्जिस्ट। अगर काट देंगे तो एग्जिस्ट नहीं है। तो ये सिंपल सा हम लोग नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो अगर आप नोटेशन समझ गए तो आप हमें बताइए, चैट में जरूर लिख के बताइएगा कि -2 बिलोंग्स टू n। n हम लोग किसे कह रहे हैं? n हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर को। तो -2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? आप चैट में लिखिए, मैं चैट देख पाऊंगा, आप मुझे बताइए। -2 बिलोंग्स टू, बताइए।
फॉल्स है। क्यों? क्योंकि -2 नेचुरल है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर नहीं होगा तो उसे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इसे हम लोग कहेंगे कि -2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो ये मेरा सही हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आप बात समझ गए हैं तो हम लोग और थोड़ा सा आगे सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखो फंक्शन की ये सब भाषा है, ये सब भाषा बिना जाने हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। टर्म यूज होगा बार बार, जब भी लोग पढ़ेंगे तो ये सब यूज होते रहता है, बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट, ये सब। जो सेट्स हैं, सेट को लिखने का तरीका दो तरीका है। ठीक है, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 मेथड से। सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 2 तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर, और दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। ठीक है, इसको और हम सही से लिख दे रहे हैं यहां पे, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर से हम लोग एक थोड़ा लिखने में सहूलियत हो, ऐसा कुछ बनाते हैं, राइटिंग सही से नहीं लिख पा रहे हैं, अब हम सही से लिख पाएंगे, अब ठीक है। रोस्टर का मतलब क्या होता है कि इस मेथड में हम लोग एक सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, जैसे 1 6 -9। तो ये जो हम जैसा रिप्रेजेंटेशन है इस सेट का, इसमें सारे एलिमेंट क्लियर कट दिखते हैं, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है कि क्या क्या एलिमेंट है और कितने एलिमेंट हैं। रोस्टर फॉर्म में ये फायदा है कि हमें क्लियर कट दिखते हैं। इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में अगर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्लियर कट दिखेगा। उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें एलिमेंट क्लियर कट दिखते नहीं है, वो भाषा में होता है। जैसे v इक्वल टू, एक सेट है v जिसके एलिमेंट x है, x हमें नहीं पता क्या है, अब यहां पे लिख देंगे कि x इज ए वोवेल, x इज ए वोवेल, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं? मेरे पास एक सेट है v जिसका एलिमेंट x है, सच दैट, इसको ऐसे अगर डबल डॉट बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे सच दैट, मतलब एलिमेंट x है, x क्या क्या है वो हमें नहीं पता, अब आगे बताएगा वो। सच दैट इस प्रकार x है कि x एक वोवेल है, x क्या है? एक वोवेल है, वोवेल हम लोग जानते हैं। तो अगर इसे हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो v इक्वल टू एलिमेंट होना चाहिए, x एलिमेंट है, अब x क्या है? वोवेल है, तो a e i o u, यही है। तो अगर कोई ऐसे लिखे कोई सेट को या ऐसे लिखे कोई सेट को, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। दोनों में फर्क मात्र ये है कि एक सेट बिल्डर मेथड से बनाया गया है, लिखा गया है, और एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बस। तो टेबुलर फॉर्म में जो भी एलिमेंट होते हैं सेट्स के, सेट किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो भी एलिमेंट होंगे वो क्लियर कट तुम्हें दिखते हैं, लेकिन सेट बिल्डर में वो क्लियर कट नहीं दिखते हैं, तुम्हें एलिमेंट वो ढूंढ के बताना पड़ता है। तो ये सब टाइप है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ये
जो एग्जाम्पल सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है, ये हमें बताओ कि ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखा हुआ है बताओ हमें। जो लोग भी देख रहे हैं वो कमेंट करके हमें बताओ किस मेथड में लिखा हुआ है ये सेट। टेबुलर फॉर्म में है कि रोस्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में? बिल्कुल बिल्कुल सही, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म दोनों का नाम एक ही है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग चेंज करने वाले हैं और इस रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो ये मेरा रोस्टर है और इससे हम लोग सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। सेट बिल्डर में चेंज करना है, करो। तो मैं बोलूँगा कि सेट मेरे पास एक ए है जिसका एलिमेंट एक्स है, वो इस प्रकार एक्स है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो इंटीजर है कि नहीं, सबके सब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इसके साथ साथ केवल ये इतना ही कहने से सही नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इसके साथ और क्या बात है, इसके साथ एक और बात है कि जो x है वो 3 से कम और -3 से बड़ा है। तो इतना पूरा बात लिखना होगा, 2 बात इसको हम लोग कहेंगे तो बात एक ही हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट ए, इसको मैं अलग कलम से लिखूंगा तो समझ में ऐसे पढ़ना है, सेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट, सेट ए जो है उसके एलिमेंट x है, वो x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, इंटीजर तो है एंड उसके साथ साथ जो x है वो 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। अगर इतना बात हम लोग लिख देंगे तो ये वाले में और ये वाले में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का स्टाइल में फर्क है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं -3 भी इंक्लूड हो रहा है और 3 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें दोनों लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर है प्लस वो -3 से +3 के बीच, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, मतलब हम लोग सेट का कुछ ना कुछ चीज़, छोटी छोटी बातें हम लोग सीख गए और बाकी प्रैक्टिस करके कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे तो फिर हम लोग और कर लेंगे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है वो बना लेना है कभी कभी फुर्सत में, ठीक है। और वो क्वेश्चन मेरा क्या है इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9 एंड 12, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि इसे हमें सेट बिल्डर में बनाना है। ये रोस्टर फॉर्म में है, अब इसे हम लोग सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में लिखना है, कभी फुर्सत में इसको लिख लेना है और लिख के चेक करना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर अभी तुरंत बताएंगे तो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, अपने से कोशिश करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल जैसा होगा लेकिन कोशिश करने से लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेट बहुत तरह के होते हैं, जैसे फाइनाइट सेट होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होगा, इक्वल सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो उन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा टाइम को नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है?
ये भी बार बार हम लोग खूब यूज करेंगे, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका भी बार बार हम लोग खूब यूज करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई दो सेट है, जैसे एक सेट ले रहा हूं डी, डी का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक और सेट है जिसका एलिमेंट एलिमेंट एक सेट ई है जिसका एलिमेंट है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये दो अलग अलग सेट हैं। जब दो अलग अलग सेट हैं तो हम ये कहेंगे कि जो डी का एलिमेंट है, डी का जो हर एक एलिमेंट है वो x such that x belongs to 3n and n equal to 1 2 3 4। x इक्वल टू 3 है, ठीक है, यहाँ बिलोंग्स टू नहीं होगा, x इक्वल टू। आपने सही अटेम्प्ट किया है नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार एकदम सही अटेम्प्ट किए, सही आंसर। इसका होगा एलिमेंट x है सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां n जो है वो क्या है 1 2 3 4, एकदम ये सही है, बिलोंग्स टू नहीं होगा, x इक्वल टू 3n है, ठीक है, बाकी वो सही है, एकदम सही। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जगह पे। अगर मेरे पास कोई सेट D है और एक दूसरा सेट E है तो हम लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं कि each एलिमेंट ऑफ सेट D इज एन एलिमेंट ऑफ सेट E, यानी D का हर एक एलिमेंट E में है, तो हम लोग कहेंगे कि D जो है वो सबसेट है E का, D जो है वो सबसेट है E का। बात समझ में आई? तो सबसेट को हम लोग ऐसे साइन बनाते हैं, सबसेट, इसको हम लोग पढ़ते हैं D सबसेट है E का, D इज सबसेट ऑफ E, D इज सबसेट ऑफ E, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो ये बीच वाले को हम लोग कहते हैं सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है। बात समझ में आई? जब यहां तक बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर से हम लोग इसमें क्वेश्चन में कुछ और सीखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा हम लोग सीख पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो सेट हैं, पहला सेट A इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन प्राइम नंबर लेस देन 5, ये पहला सबसेट है मेरे पास। x क्या है? x प्राइम नंबर है जो कि 5 से कम है, ठीक है। और एक मेरे पास एक और सेट है B जिसका एलिमेंट y है, जिसका एलिमेंट क्या है? y सच दैट y इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है। तो हमें ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है कि क्या है, ये हमें बताना है। तो A को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो A मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। 1 को छोड़ के लेते हैं, 1 तो वैसे नहीं गिनेंगे हम लोग प्राइम नंबर में, ठीक है। B
बी मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा इवन इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन इवन होना चाहिए, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है ए का सबसेट है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और अगर सबसेट है तो इसको प्रॉपर सबसेट भी हम लोग कहते हैं, अगर वो बराबर नहीं होता है तो। वेरी गुड, बी इज सबसेट ऑफ ए। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट हम लोग इस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेट में, तो फिलहाल के लिए हम लोग यहीं तक सेट को छोड़ देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीखेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के लिए केवल हम लोग इंटरवल्स के बारे में देखते हैं और एक सिंबल समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बार बार हम लोग फंक्शन में यूज़ करेंगे उसे। तो इसको समझने में अच्छे से ध्यान लगाना है और समझना है इसको सही से, तभी फिर फंक्शन की भाषा को समझ पाएंगे। जैसे कोई लिख रहा है तो हम लोग सीखने वाले हैं इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या, वो अभी हम कहने की कोशिश करेंगे। एक सेट है ए, एक सेट है सच दैट, इस प्रकार ये सेट है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो रियल नंबर इस तरह से है कि वो x जो है a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, ऐसा एक है। ठीक है, एक सेट हमें बनाना है और इसको असल में ड्रॉ करना है हमें, या इसको लिखना भी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब बताओ ए में कितने एलिमेंट है, तो ए में इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट। जैसे ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि 1x लेस देन 5, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अब बताओ x कितने x हैं ऐसे जो 1 और 5 के बीच में हैं, वो ऐसे कितने x हैं? तो बहुत सारे हैं। 1 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने रियल नंबर हैं? रियल नंबर होना चाहिए, तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। तो इसको लिखें कैसे? तो इसको हम लोग लिखते हैं, ए जो सेट है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1,5, ऐसा ओपन इंटरवल। ये ओपन बनाएंगे, क्लोज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 1 to 5, 1 to 5 के बीच जितने भी एलिमेंट हैं। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? तो एक रियल लाइन हम लोग बना देंगे, ये रहा रियल लाइन, और इसमें जो भी लेस वाला वैल्यू है उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। जैसे ये 0 है तो 1 यहाँ पे कहीं होगा, 5 इधर कहीं होगा। तो ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि 1 और 5 वैल्यू नहीं है। ओपन इंटरवल मतलब 1 और 5 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। देखो यहाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे तो x लेस देन 5 है, इक्वल नहीं है, वो लेस देन 5 है। x जो है ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है। तो इसको हम लोग इसीलिए ओपन लिखे हैं, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे तो हम लोग को ऐसे समझना है कि वो बिलोंग नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे एक गड्ढा बना देंगे ऐसे, ओपन के लिए गोल ऐसे गड्ढा बना हुआ रहेगा, इसको फिल नहीं करेंगे। तो ये जो है वो असल में यही चीज़ है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? अगर ये समझ में आया तो अगर मैं बोलूं कि x जो है वो एक सेट है जिसमें a जो है एक सेट है जिसका एलिमेंट x है, x जो है रियल है, वो इस प्रकार है। देखो ऐसे डबल डॉट देंगे तो इसको पढ़ना है इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार है कि x 5 से छोटा है और बराबर भी है, 1 से बराबर है और बड़ा भी है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो असल में जो a है वो बिग ब्रैकेट से बंद करेंगे हम, x को बिग ब्रैकेट से कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आया?
तो बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट से ऐसे बंद करेंगे तो इसका मतलब हम लोग पढ़ना है कि वो बराबर है, वो वैल्यू गेन कर रहा है, वो वैल्यू ले रहा है वो। तो ये नोटेशन है, इस चीज़ को हमेशा समझना है, याद रखना है। इसको रियल लाइन पे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रियल लाइन बना देंगे, इसमें कहीं 0 होगा, इसमें कहीं 1 होगा, इसमें कहीं 5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 5 पे ऐसे डिनोट बनाएंगे और इसको भर देंगे, गड्ढा नहीं रहने देंगे, इसको ऐसे भर देते हैं। और 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये जो नोटेशन है वो बहुत सारे उसमें एलिमेंट हैं और सेट ए है और जो कि बड़ा ब्रैकेट से होगा। बात समझ में आई? हाँ, लाइन बोल्ड होगा, सर्कल कलर नहीं होगा। ठीक है, एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने इतना कुछ सीखा, तो अब मुझे पूरा उम्मीद है तो बना सकते हैं हम लोग। एक जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक सेट बी है जो बिलोंग्स कर रहा है -1 से 5 तक। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? इसमें मैं 4 ड्रॉ कर दे रहा हूं, चारों में से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, 3 में ही चेक कर लेंगे हम लोग, 3 ही बना रहे हैं। ये 1 5, ये 1 5, ये 1 5। ठीक, अब इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन गलत है, पहला दूसरा तीसरा। बताओ जल्दी से, बी के लिए कौन सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा? 3 ही है, तीनों में से बताना है कौन सही है। गुड, नीतीश कुमार एकदम सही बताया। इसका ये वाला सही है, क्योंकि 1 हमें इक्वल नहीं है, 1 मेरा इक्वल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग का ये तीसरा नंबर एकदम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जब इस तरह से हम लोग नोटेशन बनाना सीख गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सीख गए होंगे आप लोग। और भी सेट्स में बहुत सारा कुछ सीखते हैं हम लोग, वेन डायग्राम पढ़ते हैं, तो अभी उसको छोड़ देते हैं हम लोग को मेन फंक्शन सीखना है। तो फंक्शन सीखने के लिए अब हम लोग सेट्स जितना ज़रूरत था उतना हम लोग सीख गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये अब हम लोग समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज जो है क्लास बहुत लंबी चलेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग पानी वानी रख लीजिए और पानी वानी पीजिए आराम से, और लगातार पढ़ते रहते हैं हम लोग। आज फंक्शन सीखेंगे हम लोग। और ये तो वीडियो है, इसको पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके अपना देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है पहले समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 और 2 है, और एक मेरे पास दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, मेरे पास 3 4 और 5। ये मेरे दूसरे सेट्स हैं। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए वाले सेट का जो एलिमेंट है बी वाले सेट के एलिमेंट से पेयर बनाना है। ठीक है, ए वाले का बी वाले के साथ पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है,
तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर यहां पे लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो पहला पेयर होगा 1 और 3 का, मतलब ए सेट का 1 और बी सेट का 3 को एक पेयर बना देंगे, ठीक है। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 1 4 के साथ। तीसरा पेयर क्या बनेगा, 1 को 5 के साथ पेयर बना देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 2 के साथ 3 का, फिर से वापस 2 के साथ 3 का, फिर 2 के साथ 4 का, फिर 2 के साथ 5 का। तो ये सब को हम लोग कहेंगे कि ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब पेयर है। बात समझ में आई। इसी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब बताइए कि ये ए क्रॉस बी है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं कि B क्रॉस A क्या होगा, तो B क्रॉस A का वैल्यू पहले B वाला का एलिमेंट लेना है तब A वाला का। तो B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए, 3,1 3,2 4,1 4,2 5,1 और लास्ट में क्या है, हो गया 5,2 भी है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का जो एलिमेंट है वो पेयर जो है वो सेम नहीं है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि A क्रॉस B इक्वल नहीं है B क्रॉस A का। इस चीज को समझना है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी चीज को, जैसे ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम लोग, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, ऐसे एलिमेंट हमें क्लियर कट दिख रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है। तो इस टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट कौन सा है, ए कोमा बी है। वो ए कोमा बी किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये मेरा है, यही तो है। तो जो ये हमने लिखा ए क्रॉस बी, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। और यही बात सेम है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं समझ, चलो ठीक है। हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन खूब पढ़े हैं पहले से, तो उसकी चर्चा नहीं करते। हमें इसके प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना था, तो अब हम लोग रिलेशन यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन हम लोग समझ सकते हैं। गुड। रिलेशन क्या होगा अब हम लोग समझने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग रिलेशन समझेंगे। रिलेशन को समझते हैं अच्छे से। मान लेते हैं कि मेरे पास दो सेट है। मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 2,4,5,6,7 ये मेरे पास एलिमेंट है। एक मेरे पास दूसरा एलिमेंट है 2,3, ठीक है। ये दूसरा सेट है। मेरे पास दो सेट है अलग अलग। तो ठीक है,
डेटा नहीं आ रहा है क्या? आना चाहिए। ओके, अब ठीक है। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? मुझे लग रहा है कि नेटवर्क खराब हो जाता है क्या? ठीक है, अब जा रहा है डेटा, उस समय बंद हो गया था। नेटवर्क कभी कभी स्लो हो जा रहा है, इसलिए खत्म हो गया था। क्या कर सकते हैं इसका, नेटवर्क का। एक रिलेशन हम लोग बना रहे हैं ए से बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड साथ साथ एक और कंडीशन डाल रहे हैं कि ए इज डिविजिबल बाय बी। ए इज डिविजिबल बाय बी, मतलब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उसमें से सबको नहीं लेना है हमें, सबको नहीं लेना है, उसमें से कुछ को लेना है जो कि ए इज डिविजिबल बाय बी। हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि रिलेशन जो है एक खास स्पेशल होता है, मतलब सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें से कुछ को ही लेते हैं, और कुछ वो होंगे जो उनका रिलेशन होगा। जैसे चलो देख ही लेते हैं। तो ए और बी होना चाहिए जो कि ए डिविजिबल बाय बी, बी से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बनाओ, ए का एलिमेंट लेना है, एक बी का लेना है। तो क्या होगा, इधर से 2 लेंगे तो इधर से 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट इधर से 4 लेंगे तो इधर से 2 लेना पड़ेगा, काहे कि ए इज डिविजिबल बाय बी, मतलब ए का एलिमेंट जो है इधर बी के एलिमेंट से डिवाइड हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें प्रोडक्ट लेना है। तीसरा, 6 को 2 के साथ ले लो, ये भी सही है। फिर 6 को 3 के साथ ले लो। तो मेरे पास इतना ही पेयर बने। असल में टोटल कितने ऑर्डर पेयर थे? 3 2 5 दूनी 10 को थे। 10 में से मात्र 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस बात को फुलफिल कर रहा है। कौन सा बात को? ये वाला बात को। तो हम लोग को यही केवल लेना है, क्योंकि ऐसा रिलेशन में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होता है लेकिन सारे के सारे नहीं होंगे, उसमें से कुछ ही होंगे। तो ये मेरा रिलेशन बन गया, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम में कैसे देखते हैं ये अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायग्राम में, रिलेशन को डायग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम लोग एक गोल ऐसे बना देते हैं, एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो हम लोग इसे कह रहे हैं सेट ए और इसे कह रहे हैं सेट बी। यहां ध्यान से समझो, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के स्पेशल केस को ही हम लोग ले रहे हैं रिलेशन बनाने में, और उस रिलेशन को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम से। डायग्रामेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहीं से फिर हम लोग फंक्शन का शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तो जितने भी ए के एलिमेंट हैं जो रिलेशन में है वो लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, इधर वाला नहीं। जो रिलेशन में है और जो नहीं है सब लिखो। चलो लिख देते हैं। इधर है 2 4 5 6 7, यही है ना, देखो 2 4 5 6 7। इधर क्या है? इधर है 2 एंड 3, इधर है मेरा 2 एंड 3। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, देखो ये 2 का 2 के साथ रिलेशन है। 4 का 2 के साथ रिलेशन है। 6 का 2 के साथ रिलेशन है। 6 का 3 के साथ भी रिलेशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। अकेले अकेले एलिमेंट का रिलेशन है। इसको ऐसे अगर हम कहेंगे तो ये बोलेंगे कि ये रिलेशन है ए और बी का। बात समझ में? तो जो भी रिलेशंस हैं दो सेट में, उनमें किसका किसके साथ रिलेशन है? तो
इधर वाले को हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन है। और इधर वाले को बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशन है इसी का हम लोग ये बोलेंगे कि रेंज है। तो यहाँ पे डोमेन क्या क्या है, 2 4 5 6 7, ये सब डोमेन है। तो इसके एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या क्या है, तो 2 एंड 3, इसके ये रेंज है। रेंज, रेंज किसके, इस रिलेशन के। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ, चैट में लिखो, बात समझ में आई। जल्दी से बताओ। अगर बात समझ में आई तो अब हम लोग फंक्शन सीख सकते हैं, अब हम लोग फंक्शन पे आ सकते हैं। चलो, सुरेश कुमार बोल रहा है बात समझ में आ गई है। जब बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लायक हो गए हैं, जितना हम लोग सीखे हैं उसके हिसाब से। तो अब हम लोग फंक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। ठीक, हम एक कोई रिलेशन कंसीडर करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिलेशन सीखा, ये जैसे ये रिलेशन है, वैसा ही एक कोई रिलेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। एक रिलेशन, रिलेशन होने के लिए मेरे पास दो सेट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास सेट एक ए है, जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ये सब एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट है जो कि वो सेट बी है, और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये दो अलग अलग सेट हैं। तो एक हम लोग रिलेशन कोई कंसीडर करते हैं, एक रिलेशन हम लोग देखते हैं कि इसका एक कोई रिलेशन लेते हैं। रिलेशन तो बहुत बन सकता है ए और बी के बीच का, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग देखते हैं। तो कंसीडर ए रिलेशन, और उस रिलेशन का नाम हम एफ दे रहे हैं। एक रिलेशन है जो कि एफ है, वो इस प्रकार है कि a,1 a,1 b,2 c,3 d,4। ठीक है, d,4 ABCD है ही, बस इतना ही था मेरे पास। ठीक, ये एक रिलेशन है। अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर कोई रिलेशन गिवन है, ये कोई रिलेशन गिवन है, तो उससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे इस फंक्शन को। तो मेरे पास दो सेट है, अलग कलर से बना देते हैं। ये एक सेट हो गया, और एक और सेट ले लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट, ये सेट ए, और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ये सब एलिमेंट है। तो रिलेशन कैसा है, ए के साथ 1 का रिलेशन है, ए के साथ 1 का रिलेशन है, बी के साथ 2 का रिलेशन है, ले लो, सी के साथ 3 का रिलेशन है, डी के साथ 4 का रिलेशन है। तो ये इस तरह से रिलेशन बना हुआ है।
ये जो रिलेशन है ये फंक्शन तभी होगा जब, यहां पे मैं एक ऐसे सेंटेंस लिख देता हूं, ये दोनों फंक्शन तभी होगा जब ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के साथ। ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के साथ। बात समझ में आई? मतलब इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं कि, यहां लिख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। मतलब ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ए का जो होना चाहिए वो बी में इमेज बनाना चाहिए, मतलब रिलेशन इसका होना चाहिए, कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहला कंडीशन है। दूसरा, एक एलिमेंट के लिए, एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ए का एलिमेंट, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां लिखो, मस्ट हैव वन इमेज ऑफ, इन बी लिखो। मतलब ये दो बात को एकदम क्लियर रखना है कि एवरी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। पहली बात, इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है, ये गड़बड़ा दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला सेंटेंस को ध्यान से समझना है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज बनना है। दूसरी बात, एक एलिमेंट का इमेज दो नहीं बन सकता है, एक ही बन सकता है। अलग अलग ए का एलिमेंट जो है वो सेम इमेज बना सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट ए का दो इमेज नहीं बना सकता है। ये बात में ध्यान रखना है। ये अगर दो बात समझ गए तो फंक्शन तुम समझ गए। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, मुकेश विश्वकर्मा बोल रहा है कि एक एलिमेंट का टू इमेज हो गया तो क्या होगा? वो फंक्शन नहीं होगा। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट जो है ए का, उसका एक ही इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, इसमें से कोई खाली नहीं होना चाहिए। ए में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सब के सब का इमेज बनना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो और क्लियर से समझ में आएगा। हम दो तीन केस बनाएंगे, उसमें से बताना है कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया, इसको बंद करो। ये दो हो गया, तीन। जैसे 1 2 3 6 9, 1 7 2 8 11, A B C D।
1 2 3 5, इधर एक और ले लो, कोई एक 10 पड़ा हुआ है ऐसे ही। यहां पे एक ले लेते हैं हम लोग, 2 6 9 11 12, 1 2 3 4 5, 1 2 7 9 11, इधर नाम 16 दे दो, एक और एलिमेंट है, एक और लेते हैं हम लोग, मान लो ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नाम हम नहीं दिए हैं। ये नाम दे दो इसका, ये नाम है ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी, ये वाला है डी। इसमें से बताओ कौन कौन सा फंक्शन है, ए बी सी डी में कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, बताओ। बोलो। मैंने बहुत सारा ड्रॉ किया है, अब इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। टाइप करो जल्दी जल्दी। बी सी डी फंक्शन है, ए नहीं है, ए नहीं है, बी सी डी, बी सी डी, सी क्यों है, सी क्यों है, ए बी सी नहीं है, ए बी सी, ए नहीं है, बी तो है, सी भी नहीं है, बिल्कुल। खगड़िया बिहार जो है देशक, वो बोल रहा है कि सी भी नहीं है, बिल्कुल सही बताया। तो है कौन इसमें से फंक्शन, फंक्शन है कौन वो बताओ। बी और डी फंक्शन है, बी और डी फंक्शन है। सौरेश कुमार एकदम सही आंसर बता रहा है, बी और डी फंक्शन है। रघुवेंद्र कुमार भी सही बता रहा है, बी और डी फंक्शन है। बी और सी, सी फंक्शन नहीं है। सी को ध्यान से देखो, सी को देखो ध्यान से, सी में एक एलिमेंट खाली है, उसका इमेज बनना चाहिए, जो कि बनना नहीं। बी और डी फंक्शन है। तो फिर से ध्यान से सुन लो, जो जो कंफ्यूज हैं उनको मैं बता रहा हूं कि इनपुट जो है, जो ए मेरा है, उसका हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, कुछ खाली नहीं बचना चाहिए। तो इसमें जो है ये खाली बच गया, इसमें जो 6 है ये खाली बच गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बी में ठीक है, सबका इमेज बन रहा है, ये ठीक है, ये फंक्शन है। इसमें भी 16 खाली बच गया, 16 खाली बच गया तो इमेज हर एक का होना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। डी ठीक है, डी भी ठीक है। एक लास्ट में और मैं फंक्शन बना रहा हूं, वो तुम लोग बताना कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर ये फंक्शन हम लोग सीख जाएंगे तो एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो 2 7 9 है, इधर है 1 6 9 11, और इधर एक ले लो 0। ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। डी फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, डी फंक्शन है। इंडियन हेल्प टेक गलत बोल रहे हैं, डी फंक्शन है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। अभी मैंने एक ड्रॉ किया है, ये फंक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, वो भी लिखो। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है।
नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? बताओ। बोलो। अच्छा, दो इमेज है इसलिए सौरेश बोल रहे हैं एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, खगड़िया बिहार देशक भी सही बोल रहे हैं, एकदम सही। अगर इतना सही समझ में आ गए, रूपम कुमारी नहीं होगा क्योंकि इमेज एक खाली ही रह गया। नहीं नहीं, रूपम कुमारी का गलत मतलब है, वो गलत बता रही है। नहीं होने का एक ही रीजन है, हमने दो बात बताया है, ठीक है। डी कैसे है सर? हमने बताया है कि दो अलग अलग इमेज का, दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। लेकिन इसको देखो, समझने की कोशिश और करते हैं दूसरे तरीका से। एक थोड़ा सा हमें समय दो। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग, अब मज़ा आने लगा है पढ़ाई में, तो अब इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर तुम लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, फिर मज़ा आएगा। फंक्शन को समझने के लिए पहली बात तो रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक स्पेशल केस होता है। सब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिलेशन नहीं कहते, उसमें से कुछ को रिलेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए तुम मान लो एक वेटिंग मशीन है तुम्हारा, वेट मशीन, मतलब तुम अपना वजन नापते हो। रेलवे स्टेशन पर देखा होगा बहुत लोग, इसको ध्यान से समझना, फिर उसे समझ में आ जाएगा। तो जो इनपुट दे रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे हम, इसको हम लोग इनपुट कह रहे हैं, इनपुट। और जो रीडिंग वो बताता है इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट। तो इनपुट देने से आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनपुट देंगे तो आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर एक इनपुट का आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। मतलब इनपुट देंगे तो आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। पहली बात, इनपुट देने से आउटपुट जरूर मिलता है। इनपुट लिखो ऐसे, होने से आउटपुट जरूर मिलना है, ठीक है। पहला केस, इनपुट देंगे तो आउटपुट होगा। मशीन पे किसी को चढ़ा दो जहां पे वेट ना पाता है, अगर एक छोटा बच्चा को भी चढ़ा दो तो आउटपुट देगा। तुम चढ़ जाओ खुद तब भी वो इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट देगा। मतलब कुछ भी इनपुट दो तो आउटपुट मिलना चाहिए। दूसरी बात, सेम इनपुट के लिए, सेम इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। अलग अलग आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब आज तुम उस मशीन पे चढ़ो, आज तुम्हारा जो वेट बता रहा है, कल फिर से तुम उसी मशीन पे चढ़ोगे तो अलग अलग रीडिंग देना चाहिए कि सेम रीडिंग देना चाहिए। इसीलिए बोले कि सेम इनपुट के लिए आउटपुट अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दूसरी बात थी। ये बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट होता है। तो ये दो बातों को ध्यान में समझो, यहां पे समझो। दो अलग अलग लोगों का रीडिंग आउटपुट सेम मिल सकता है कि नहीं? हो सकता है कि जो तुम्हारा वेट है किसी और तुम्हारे दोस्त का भी सेम वेट हो, तो सेम आउटपुट मिल सकता है। इसलिए जो डी है ये फंक्शन है। लेकिन ये वाला फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि दो नंबर को रखने से सेम रीडिंग आ रहा है, 1 भी आ रहा है 6 आ रहा है, तो एक ही आदमी का दो रीडिंग कैसे हो सकता है? तो ये दो बातें समझनी थी, तब ये फंक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। आउटपुट जीरो होगा किसी का, जब रखेंगे वैल्यू तो जीरो दे सकता है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई? अगर इतना बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये फंक्शन है कि नहीं, सामने जो दिख रहा है ये फंक्शन है कि नहीं, बताओ, सामने जो दिख रहा है ये फंक्शन है कि नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब सामने दिख रहा है ये फंक्शन है कि नहीं, नहीं है। एक देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक 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 इनपुट पड़ा हुआ है, इनपुट दे आउटपुट कुछ मिल ही नहीं रहा है, ध्यान से देखो, एक यहाँ पे डॉट पड़ा हुआ है, तो इसका कुछ आउटपुट होना चाहिए, नहीं है, इनपुट दिए ही तो आउटपुट मिला ही नहीं ना। इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले से एक पड़ा हुआ है, ये नंबर, ये कोई नंबर है, ये नंबर है देखो, तो इसमें आउटपुट आउटपुट मिलना ही चाहिए तभी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी एक मिला देंगे, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे मिला देते हैं, ये फंक्शन है, बताओ, अब बताओ, अब ये फंक्शन है, अब मैंने ड्रॉ कर दिया, अब ये फंक्शन है कि नहीं, है, बिल्कुल है, ये फंक्शन अभी है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, ये फंक्शन है। चलो ठीक है, इतना तक तो तुम लोग सीख गए फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा। अब फंक्शन है, ठीक है, यानी कि फंक्शन अब समझ सकते हो, तुम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। एक हम रिलेशन को लिखते हैं और उस रिलेशन को देख के बताना है कि उसका फंक्शन वो है कि नहीं, अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो इसमें जो भी एलिमेंट होता है इसको डोमेन कहते हैं, और रेंज जो होता है वो केवल जो आउटपुट मिल रहा है वो रेंज होता है। आउटपुट को, इमेज को ही हम लोग अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो इसका आउटपुट है वही रेंज है, ये रेंज होता है और ये होता है डोमेन। अब थोड़ा सा भाषा को और समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों के बीच का एक फंक्शन होगा, एक्स, कोई एक फंक्शन है, इसको हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग y कहते हैं, या इसी को हम लोग fx कहते हैं, इसी को हम लोग आउटपुट कहते हैं, इसी को हम लोग इनपुट कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, और इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारा नाम मैंने बताया, तो इन चीज को ध्यान में रखना है और समझना है कि हमने क्या क्या बोले हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बार बार हम ऐसा नाम बोलेंगे तो ये चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र करते रहेंगे। तो कभी इनपुट बोलेंगे, कभी डोमेन बोलेंगे, तो तुम लोग को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, x को ही इनपुट कहेंगे, y को आउटपुट कहेंगे, y को ही रेंज कहते हैं, जो तुम्हें y मिल रहा है उसी को कहते थे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक मेरे पास रिलेशन है, जो कि रिलेशन है 1, -2, 3, 7, ध्यान से देखना है, 4, -6, 8, 1। ये मेरा एक रिलेशन है, ठीक है, ये एक रिलेशन है। इसमें किसके किसके साथ रिलेशन हुआ है? ए का रिलेशन हुआ है बी के साथ। ए को हम लोग रिलेशन बनाए हैं बी के साथ, जो कि इसमें एलिमेंट है 1, 3, 4, 8, कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। और इसमें रिलेशन बनाए हम लोग -2, 7, -6, 1 एंड 2, इसके साथ हम लोग रिलेशन बनाए हैं। तो पहली बात ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं, जल्दी जल्दी सबको बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं?
ये फंक्शन है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ फंक्शन है कि नहीं, जल्दी से देख लो। इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, अगर झंझट हो रहा है तो इसको ड्रॉ कर लो। इसमें 1 3 4 8, बी में क्या है -2 7 -6 1 2, ये सब मैपिंग कराओ। 1 का -2 के साथ करा दिया, 3 का 7 के साथ करा दिया, 4 का -6 के साथ करा दिया, 8 का 1 के साथ करा दिया। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। चलो, खगड़िया बिहार देशक बोल रहे हैं कि फंक्शन है, और बाकी लोग बताओ फंक्शन है कि नहीं, जल्दी से। बताओ अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन बताओ। डोमेन क्या क्या है, रेंज बताओ। अगर फंक्शन है तो डोमेन बताओ, रेंज बताओ। डोमेन मतलब क्या क्या इनपुट दिए हैं हम, वो होता है डोमेन। तो इसका डोमेन है 1 3 4 8। क्या क्या आउटपुट मिला है, मिलेगा वो नहीं लिखना है, क्या क्या आउटपुट मिला है। तो हमें आउटपुट मिला है वही होता है रेंज, -2 7 -6 1, ये सब रेंज है। 1 3 4 8 बिल्कुल सही। और रेंज मेरा है क्या क्या आउटपुट मिला है। टू 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 मेरे को आउटपुट नहीं मिला है तो टू रेंज में नहीं होगा। रेंज वही होता है जो हमें आउटपुट मिला है, रेंज वही होता है जो हमें आउटपुट मिला है। बिल्कुल सही। तो सर्वेश कुमार एकदम सही आंसर बताए हो। तो हम लोग डोमेन और रेंज तो कम से कम सीख ही गए हैं, बेसिक मतलब आसानी से अभी समझने की बात हम लोग चल रही है, ये हम लोग जान गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन एक करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल सही, कोडोमेन जो होता है वो सारे एलिमेंट होंगे, नहीं रेंज और डोमेन। कोडोमेन जो होता है वो जो आउटपुट मिला या नहीं मिला सब मिला के है, तो ये सब के सब को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, जो आउटपुट मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, ये सब के सब कोडोमेन है। बात समझ में आई। जो आउटपुट मिला वो सब के सब है, और जो नहीं मिला वो भी। जैसे हमारा एग्जाम्पल के केस में जो 2 है वो रेंज नहीं है लेकिन कोडोमेन है, रेंज नहीं है लेकिन कोडोमेन है 2। ये जो 2 है जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये 2 जो है, ये जो 2 है ये कोडोमेन है लेकिन रेंज नहीं। ठीक है, हर एक कोडोमेन रेंज नहीं हो सकता है लेकिन हर एक रेंज कोडोमेन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको तुम्हें बताना है कि वो क्या है। एक मेरे पास फिर से रिलेशन है, ये देखो रिलेशन है, और हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो इस प्रकार है, उसके 1 के साथ -1 का रिलेशन है, और 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 4 का 10 के साथ रिलेशन है। मेरे पास सेट क्या क्या थे, क्या क्या इनपुट थे मेरे पास, 1 2 4 ये मेरे इनपुट थे। क्या क्या आउटपुट थे, 0 -1 3 एंड 10। ये जल्दी जल्दी बताओ ये मेरा फंक्शन है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी से, मैं थोड़ा देर के लिए वेट कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल करने के बाद थोड़ा सा और लेवल हम लोग बढ़ाएंगे और एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और सीखेंगे। अब बताओ
ये ये फंक्शन है कि नहीं। ऐसे देखने में झंझट लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली। तो इसके एलिमेंट रखो 1 2 4, इसके एलिमेंट रखो 0 -1 3 10। 1 का 0 के साथ रिलेशन है, ठीक। 1 का -1 के साथ रिलेशन है, ठीक, कर दिया मैंने। 2 का 3 के साथ रिलेशन है, मैंने कर दिया। 4 का 10 के साथ रिलेशन है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं नहीं है, बिल्कुल सही, ये नहीं है। जब नहीं है तो इसमें डोमेन और रेंज की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो फंक्शन होंगे उसी में हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ऐसे इसमें अगर हम लोग डोमेन रेंज की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है, लेकिन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सर फंक्शन नहीं है तो डोमेन कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, ठीक है। फंक्शन नहीं होने से डोमेन रेंज नहीं निकालते हैं, फंक्शन होगा तभी डोमेन रेंज निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक मेरे पास रिलेशन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर के बीच का मैपिंग हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक फंक्शन है एफ, वो नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। एक फंक्शन है एफ जिसमें मैपिंग हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब इनपुट दे रहे हैं हम रियल नंबर, आउटपुट भी मिल रहा है रियल नंबर, मैपिंग करा रहे हैं। मतलब ई वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ऐसे आर से आर हम करा रहे हैं मैपिंग। तो अब देख के बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। y इक्वल टू 3x+2, ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन है। चलो ठीक है, अब की बार वाला क्वेश्चन बताना है कि y लेस देन है x+3 से, ये फंक्शन है कि नहीं, ये बताओ। y लेस देन है x+3 से, y लेस देन है x+3 से, ये फंक्शन है कि नहीं। ये फंक्शन नहीं है, नहीं है फंक्शन। क्यों नहीं है अभी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1 लेस देन है 2 से, 1 लेस देन है 3 से, ये दो बात जो है 2 और 3 के लिए 1 में मैपिंग हो रहा है। यहां समझो, अगर y को हम 1 कह रहे हैं तो 1 लेस देन है 2 से, 1 लेस देन है 3 से, मतलब इधर 2 और 3 जो है 1 के साथ मैपिंग हो रहा है। तो दो इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आई? तो ये फंक्शन नहीं होगा।
ये जो रिलेशन बनाए हैं ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मैपिंग हो रहा है एन टू एन। एन टू एन मतलब एन किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर को। एन किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर। जहां पे जो बीच में फंक्शन जो रूल काम करेगा वो रूल है 2x+1। ये रूल है, बीच में 2x+1 नेचुरल नंबर दोनों तरफ होना चाहिए, नेचुरल नंबर। यहां पे समझो, ये जो रूल है यही मेरा फंक्शन है, ये रूल है। और इधर x, इधर मुझे fx मिलेगा। इधर x पे हम इधर से नेचुरल नंबर रखना है, क्या रखना है, नेचुरल नंबर। बात समझ में आई, नेचुरल नंबर रखो। इधर से 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3। इधर 2 रखो, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7। ये सब है, ये फंक्शन है। लेकिन यहां पे अगर हमें कोई पूछेगा कि f1 बताओ कितना होगा, f2 बताओ कितना होगा, तो f1 हमें दिख रहा है 3 है, f2 कितना है 5 है, इसी तरह से f3 कितना है 7 है। ये सब अगर हमसे कोई पूछेगा तो 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो, बट 2 आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है, 2 आउटपुट का। नहीं नहीं, बात तो सही है तुम्हारा, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। काजल कुमारी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। काजल कुमारी एकदम सही बोल, नहीं काजल नहीं, रूपम कुमारी जो बोल रही है 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं होगा, 2 इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता है, बट 2 आउटपुट का एक इनपुट हो सकता। ना ना, ये गलत है, रूपम कुमारी का स्टेटमेंट गलत है। एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होगा, एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होगा, ठीक है, एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। असल में यहां हम गलत कर दिए, ये हमने स्टेटमेंट गलत लिख दिया, इसको मिटाओ। ये भी मैंने गलत ड्रॉ किया, इसको भी हटा दो। x मेरा y न 1 है, x को हम 1 लेंगे, ठीक है, x को 1 लो तो y मेरा क्या मिला, y मेरा 4 मिला। 4 क्या होगा, 4 ग्रेटर है। फिर x को 1 ले लो, y मेरा क्या मिला, या x को कुछ और ले लो, वो तो बड़ा हो ही सकता है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, इसको छोड़ो, यहां पे हम लोग आते हैं। गुड, तो अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रहा है, और बीच में जो रूल काम करेगा वो एफएक्स है, ये वाला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलो ये बताओ जल्दी से, जब तक से फंक्शन तुम लोग सीखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है,
एक आउटपुट नहीं हो सकता है। खगड़िया बिहार बोल रहा है कि वो सही बोल रही थी, नहीं सही नहीं बोल रही थी। फिर से यहाँ देखो चैट पढ़ो आराम से। दो इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता है। दो इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता है। हो सकता है, दो आदमी अगर वेटिंग मशीन पे चढ़ेंगे तो दोनों का सेम रीडिंग आ सकता है, ये तो हो ही सकता है। दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है। एक इनपुट का दो आउटपुट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। रूपम कुमारी फिर से बताओ। बिल्कुल सही, फंक्शन है, क्योंकि अलग अलग लोगों का सेम रीडिंग दे सकता है। अलग अलग लोगों का सेम रीडिंग दे सकता है मशीन, बस उसी पे समझो। अलग अलग हैं, 4-5 लोग हैं, रमेश महेश दिनेश है, और तीनों का वेट हो सकता है सेम, इसलिए फंक्शन है ये वाला, ठीक है। लेकिन ये वाला बताओ, रमेश का 3 को रीडिंग कैसे आ सकता है? ये रमेश है, रमेश का 3 को वेट कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता है। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डोमेन और रेंज सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग फोकस करते हैं डोमेन और रेंज पे, ठीक है। फंक्शन हम लोग देख के पहचान लेते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। कुछ हम ग्राफ से भी हम लोग फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। हाँ, ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल सही, ये फंक्शन नहीं है, अब ये वाला फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे हम लोग, अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। ये वाला x है, ये एफ एक्स है, इसी को y कहते हैं हम लोग। चलो, ये फंक्शन है कि नहीं? बताओ, सब कोई लिखो, ये फंक्शन है कि नहीं? अभी जो दिख रहा होगा ये बताओ। नितेश बोल रहा है नहीं है। इंडियन हेल्प टेक बोल रहा है नहीं नहीं। खगड़िया बिहार देशक भी बोल रहा है कि नहीं है फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है ये समझना है। बताओ, एकदम सही है, नॉट, नॉट ए फंक्शन। हाँ, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट। जैसे इस पॉइंट को अगर हम समझेंगे, एक्स को, x1 को, इस जगह पे मेरे पास दो आउटपुट मिल रहा है। x1 पे ये भी आउटपुट है, देखो, और x1 पे ये भी आउटपुट है। दो आउटपुट है, y1 और y2, दो मिल रहा है। बात समझ में आया? अगर इधर x1 है तो आउटपुट मेरा दो को मिल रहा है, y1 भी मिल रहा है और y2 भी मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं। बात समझ में आया? उसी तरह अगर इस पॉइंट के बारे में भी सोचेंगे तो यहाँ पे भी दो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे भी दो आउटपुट। अगर ये x3 है पॉइंट तो यहाँ पे दो आउटपुट मिल रहा है। x3 रखने से क्या क्या मिल रहा है? y3 भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये फंक्शन नहीं है, मतलब एक ही इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ग्राफ से भी हम लोग
समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ये बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं? है, ये फंक्शन है, बिल्कुल सही। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर ये दो पॉइंट है तो इसके सामने रीडिंग को हम y1 कह रहे हैं, तो मेरे को x1 और x2, ये x1 है और ये x2 है, मतलब x1 और x2 ये दो रखने से हमें y1 मिल रहा है, मतलब ऐसा कुछ है ना। तो दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन है। ये ग्राफ पढ़ने आना चाहिए, हम बहुत बार पहले भी सिखाए हैं। ग्राफ अगर पढ़ने आएगा तो फिर ये समझ पाओगे। ठीक है, हम लोग ग्राफ से भी सीख गए, ये फंक्शन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डोमेन और रेंज की तरफ, डोमेन एंड रेंज की तरफ। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ये समझना बहुत जरूरी है। पहले डोमेन हम लोग सीखेंगे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन क्या होता है कि वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट सही हो। पहली बात तो वो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन अगर है तो आउटपुट भी कुछ होना चाहिए। तो हमें वही खोजना है कि क्या क्या वैल्यू के लिए वो फंक्शन है जो लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, पहला y को ही हम लोग fx कहते हैं और इसको हम 1/x कह रहे हैं। अब बताओ x को हम क्या रखें कि वो आउटपुट कुछ बढ़िया नंबर दे। बढ़िया इन द सेंस कि रियल नंबर देना चाहिए। x का वो वैल्यू को डोमेन कहते हैं जिसके लिए y रियल होना चाहिए। ठीक है, x इज कॉल्ड डोमेन इफ y is real for that x, उस x के लिए y रियल हो जाए। रियल मतलब रियल लाइन नंबर पे हो वो चीज। अब बताओ y इक्वल टू 1/x है, तो x को अगर हम -1 रख दें, x का वैल्यू -1 रख दें, तो y मेरा क्या मिलेगा? 1/-1, यानी कि -1 मिला। तो ये तो रियल है, मतलब -1 डोमेन है। अगर हम x को 0 रख दें तो y क्या मिलेगा? 1/0, मतलब इनफाइनाइट। ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है ही नहीं, मतलब एक बढ़िया वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसको अब हम लोग कैसे समझे? ये रियल लाइन नंबर है, इनफाइनाइट कहाँ है? ये तो 0 यहाँ पे दिखता है, 1 यहाँ दिखता है, इनफाइनाइट हमें दिखता ही नहीं है, वो सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में कहाँ पे है नहीं पता, तो ये रियल लाइन नंबर पे है नहीं असल में, इसलिए 0 डोमेन नहीं है। 0 नहीं है, बाकी सब है। तो हम कहेंगे कि डोमेन जो है x को ही कहते हैं और x बिलोंग्स टू R, लेकिन 0 छोड़ के -0, 0 छोड़ के बाकी जो है वो सब इसके डोमेन है। ठीक है, बात समझ में आए? इसको लिखने का दूसरा उपाय है कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेके 0 तक और 0 से लेके इनफाइनाइट तक। थोड़ा देर पहले अभी हम लोग इसको ड्रॉ करने सिखाए हैं। 0 को नहीं ले सकते, जैसे ये रियल लाइन नंबर है, ठीक, ये रियल लाइन नंबर, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर कहीं 0 है। तो 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। देखो 0 को नहीं लेना है, बाकी सब लेना है, तो ले लो।
जीरो को नहीं लेना है, बाकी सब लेना है, ले लो, ये है। इसको हम लोग रियल लाइन पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आया? तो डोमेन मेरा क्या है? जीरो छोड़ के बाकी सब नंबर, ये सब है, ये सब है, जो भी नंबर आ रहा है ये सब है, जीरो नहीं है, बस जीरो है। जीरो रखेंगे तो आउटपुट मेरा बढ़िया नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए वो डोमेन ही नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? इसका ये डोमेन है। आउटपुट क्या क्या मिलेगा? आउटपुट क्या क्या मिलेगा? आउटपुट क्या क्या मिलेगा? जीरो तो हम लोग रख नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट तो मिलेगा नहीं, और इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो भी नहीं मिलेगा, मतलब जीरो भी नहीं है। इसका जो असल में इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब हम लोग क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई? चैट में लिखो। यहां तक एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बताओ, चलो यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो कुछ कुछ और आगे हम लोग सीखते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स माइनस टू, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसके पहले का क्वेश्चन था y इक्वल टू वन बाई एक्स, तो हम कह रहे हैं कि x जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब है, x जीरो नहीं होना चाहिए। इसी को तो हम ये कह रहे हैं कि r माइनस जीरो, इसी को तो हम ये कह रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक और जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, यही सेम बात है। ये तीनों बात एक ही लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तीनों एक ही बात लिखा हुआ है। जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने से इनफाइनाइट देने लगेगा, इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं होता है। यही बात हम ऐसे कह रहे हैं, यही बात हम ऐसे कह रहे हैं, और इसी को हम ऐसे भी कहते हैं। ये लो, यहाँ बीच में गड्ढा बना दो जीरो के जगह पे, और बाकी इसको लाइन खींच दो। तो ये जो चार मेथड है डोमेन बताने का, ये डोमेन बताने का चार तरीका है। चारों में से कोई भी कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, ये सब के सब डोमेन है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी आ जाओ। पहला स्टेप, जब x नहीं जीरो होना चाहिए तो इसमें भी हम कहेंगे कि x माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो टू नहीं होना चाहिए। x जब टू नहीं होना चाहिए तो बाकी सब नंबर होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन टू छोड़ के, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके टू तक, और टू से लेके इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। या इसको फिर रियल लाइन पे ड्रॉ करो, रियल लाइन पे ड्रॉ करो तो जीरो होगा, इधर कहीं टू होगा, टू होगा तो इसे हम लोग यहाँ पे जीरो, टू हमको लेना नहीं है, बाकी सब नंबर लेना है, तो ये हो गया। इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए। बात समझ में आई? तो ये हमने बना दिया, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये चारों तरीका से, कोई भी तरीका से हम लोग बताएंगे कि इसका डोमेन है। यहां भी ये चारों तरीका बता रहा है डोमेन बताने का। तो हम लोग एक बात सीखे कि डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। वही चीज हम यहां पे लगा दिए कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात बताओ, ये समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं? तो कहीं भी देखो डिनोमिनेटर को लिखो कि जीरो नहीं होना चाहिए। पहला डोमेन निकालते समय फंक्शन में जो भी रहेगा, डिनोमिनेटर को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस टू और x माइनस थ्री।
इसमें भी सेम बात है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, x+2 और x-3 जीरो नहीं होना चाहिए। बताओ, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका दो बात है, इसके दो बात है। अगर हम यहां पे माइनस, मतलब x+2 भी जीरो नहीं होना चाहिए या x-3 भी जीरो नहीं होना चाहिए, और लिख रहे हैं ये दोनों में से या होना चाहिए कि या तो ये जीरो हो जाएगा तब वो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तब वो जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों बात को वैलिड रखना पड़ेगा, और नहीं होगा यहाँ पे एंड होगा, एंड। ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड है। अगर ये दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तो पूरे जीरो बना देगा, तो हम कहेंगे कि ये भी नहीं जीरो होना चाहिए, ये भी नहीं जीरो होना चाहिए। अगर अकेले इसको जीरो कर दोगे तो टोटल जीरो कर देगा डिनोमिनेटर को, जो कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग सीखे हैं। इसका मतलब -2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। -2 और 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब नंबर चलेगा। तो मेरा जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, लेकिन -2 और 3 को छोड़ के, इसलिए घटाव लिखे हैं माइनस। इसको अगर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, इधर कहीं होगा 0, इधर कहीं होगा -2, इधर कहीं होगा 3। तो हमें बताया गया कि -2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, तो -2 और ये 3 ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब रहेगा। तो ले लो, ये सब रहेगा, ये सब मेरा रहेगा, ठीक है, ये सब मेरा रहेगा, ये सब मेरा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिख देते हैं, बेटर होगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जहां गड्ढा बना है वो गड्ढा रहेगा। ये हो गया ड्राइंग, बात समझ में आई? तो ये मेरा डोमेन है। ये जो लिखे हो, कौन लिखा है, R-2 3, ये स्मॉल ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट लिखे हो, गलत लिखे हो। नीतीश कुमार जो लिखा है वो गलत लिखा है, ये गलत हो जाएगा। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट गलत है, मंझला ब्रैकेट में लिखना है। एलिमेंट है ना, -2 एंड 3 नहीं ले सकते, उसके बीच में और भी कोई नंबर है वो सब तो ले ही सकते हैं, 0 ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, वो ब्रैकेट वाला नहीं ले सकते। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? केवल -2 और 3 नहीं ले सकते हैं, बाकी सब ले सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा भी उपाय है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, -2 को नहीं लेना है, और -2 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिट तक। ये होगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये पूरा आंसर है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो अलग अलग हम लोग लिखे हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है लिखने का तरीका, ये भी सही है, ये गोल का है नहीं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों में से कोई भी लिखो, ऐसे ड्रॉ भी कर लेते हैं हम लोग, ये भी सही है। चलो यहां तक हम लोग सीख गए, यानी कि डोमेन हम लोग निकालने सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो एक चीज हम लोग सीखे हैं कि डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जहां कहीं भी दिखेगा, सबसे पहला स्टेप हम लोग ये लगाएंगे। अब की बार दूसरा सीखते हैं, अंडर रूट वाला, जहां रूट होगा तब। जैसे y = √x-2, ये भी एक क्वेश्चन है। इसका डोमेन खोजना है हमें। डोमेन क्या होगा? तो रूट में रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर होने के लिए रूट के अंदर जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर y = √x कोई बोल रहा है, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन = 0 होना चाहिए। यही डोमेन है, ये डोमेन है। बात समझ में आया?
क्योंकि आउटपुट रियल नंबर मिलना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, अगर x के अंदर यहाँ पे निगेटिव नंबर हम डाल देंगे, जैसे -1 डाल दो, तो ये रियल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी रूट हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। 0 हो सकता है, 0 ले सकता है अंदर में। 0 इनपुट लेंगे तो आउटपुट भी मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 तो रियल होता ही है। तो इससे हम लोग को ये सीखने को मिला कि x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 होगा और इक्वल टू भी 2 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखें, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये 0 है, ये 2 है। 2 है तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 इक्वल भी होना चाहिए। ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा और 2 इक्वल भी होना चाहिए, तो 2 से बड़ा लोग बना दिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो इस गड्ढे को भर देंगे, हम लोग फिल कर देंगे। ये है, तो इसको हम लोग क्या लिखें, जो रेड कलर से बना हुआ है ये है 2 से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। 2 को गिनती करना है और इन्फाइनाइट को गिनती नहीं करना है। ये x बिलोंग्स टू है। बात समझ में आई। इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस, r में से क्या घटाना है, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, ये घटा देना है। ये नहीं घटाना है, ये घटाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक को घटाना है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं, ये फोटो ड्रॉ कर सकते हैं, रियल लाइन पे हम लोग ये दिखा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो डोमेन के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रूट वाला ही। y इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, इसमें देखते हैं। तो -2 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए कैसे करेंगे, रियल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये लो ड्रॉ कर दी। इसमें क्या क्या रूट दिख रहे हैं, अगर इसको अच्छे से सॉल्व करो तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4, 2 रूट होंगे। तो इधर 0 होगा कहीं, इधर -4 होगा, इधर 2 होगा। अब सवाल है कि 0 आना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। तो 2 को हम लोग कंसीडर करेंगे, 2 को हम लोग को कंसीडर करना है, 4 को भी कंसीडर करना है। अब वो प्लस नंबर देना चाहिए। अब बताओ, -4 से ज्यादा नंबर लेंगे तो ये निगेटिव देगा। -4 से ज्यादा रखो, जैसे यहाँ पे -5 रख दो, यहाँ पे -5 रखो, यहाँ पे -5 रखो, तो +5 बन गया। तो ये ओवरऑल क्या है, इससे इधर रखोगे, -4 से माइनस में ज्यादा नंबर रखेंगे तो ये वाला दे रहा है माइनस और ये वाला दे रहा है प्लस, ओवरऑल क्या दे रहा है माइनस, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। तो इधर वाला हमको नहीं लेना है, मतलब इधर वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो ये सब को नहीं लेना है, ये सब लेना ही नहीं है, ठीक है। अब सवाल है कि 2 से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, 2 से ज़्यादा लो। 2 से ज़्यादा लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तभी भी माइनस दे रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा वाला भी नहीं ले सकते हम, 2 से ज़्यादा वाला भी नहीं ले सकते, और 2 और -4 के बीच ले सकते हैं। तो मेरा आंसर है यही, 2 और 4 के बीच। 2 को भी कंसीडर करना है, 4 को भी कंसीडर करना है, मतलब x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2 तक, लेकिन 2 को भी कंसीडर करना है और 4 को भी कंसीडर करना है। तो हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा, ये बिग ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि कितने लोगों को नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बताओ ये कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को समझ में नहीं आई? मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को समझ में नहीं आई?
खगड़िया बिहार देश सबको समझ में आ गया। समझ गया, ठीक है, अच्छी बात है। हमने यहाँ पे बस यही चेक किया कि ग्रेटर देन जीरो कब होगा। ग्रेटर देन जीरो होने के लिए हमने ट्रायल लिया कि 2 से ज़्यादा वैल्यू को रख के देखे और 2 से कम वैल्यू को हमने रख के देखा। जब वो दोनों प्लस में रहेगा या दोनों माइनस में रहेगा तभी वो संभव है, ठीक है। जीरो रखेंगे तो प्लस में दे रहा है, -10 रखो, एक प्लस में दे रहा है एक माइनस में दे रहा है, वो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका डोमेन हम लोग देख लिए कि -4 से -2 तक होगा, ठीक है। ये मेरा डोमेन हुआ। चलो, इस तरह से हम लोग डोमेन खोजते हैं कोई भी रूट वाला होगा तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लिख लेते हैं और अपने से इसका डोमेन खोजने की कोशिश करना है और देखना है कि इसका डोमेन क्या मिल रहा है तुम लोग को। तो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देते हैं और तुम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। y इक्वल टू 1/3x - 1, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू x² + 5। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू 1/4x + 1 इंटू x - 5। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू √3 - x इंटू x - 5। ई नंबर क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू √x - 3 और x + 5। एफ नंबर क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू √3x + 5। ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको अपने से सॉल्व करके देखना है। एक और लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं, इनके डोमेन खोजना है और खोज के चेक कर लेना है अपने से कि कितना आया। अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसी पे बेस्ड है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो हम लोग आज बहुत देर तक पढ़ लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग डोमेन सीखे थे, डोमेन तक ही पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो डोमेन के बाद फिर हम लोग रेंज भी सीखेंगे निकालने, और पहले आसान वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मुश्किल वाला सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग थक गए होंगे पढ़ पढ़ के। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत कुछ आज सीखे हैं। जब कभी भी इस तरह का दिक्कत होगा तो YouTube पे पड़ा हुआ ही है, आप लोग इसको देख के सीख सकते हैं आगे भी। और हम लोग जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग रेंज सीखेंगे। रेंज सीखने में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फंक्शन का बहुत टाइप भी होता है वो भी सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सीखते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं जब जैसे भी मेरे पास टाइम होगा, फिर दोबारा मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे।